नमस्कार। वक्त है हमारे ओपिनियन पोल का। ये सच मायने में देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है और इसके कारण भी हम आपको, इसकी मेथोडोलॉजी भी हम आपको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगले 2 दिनों में 8 बजे शाम से लेकर आज रात 10 बजे तक और कल 8 बजे शाम से लेकर रात 10 बजे तक 2 दिनों में हर स्टेट के हिसाब से हम आपको इस ओपिनियन पोल के जरिए लेकर चलेंगे। इसमें की जो खास बारीकियां हैं वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद जो इससे जुड़े हैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। ओपिनियन और एग्जिट पोल की एक सीरीज है, ये जान लीजिए। ये ओपिनियन और एग्जिट पोल की एक सीरीज होगी। सैंपल साइज जो है इसका, सैंपल साइज वो 2 लाख से ऊपर का है। 2 लाख से ऊपर का सैंपल साइज है इस ओपिनियन पोल का और 350 से ज्यादा लोकसभा सीटों का सर्वे है। 350 से ज्यादा। इस फेज में 154 सीटों के 46,571 लोग जो है वो रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें। जिसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल इस विषय की क्रेडिबिलिटी पर भी उठे हैं। वोटर्स लिस्ट से लिए गए रैंडम सैंपल हैं ये। रैंडम तरीके से जो उपलब्ध वोटर लिस्ट होती है उससे लिए गए ये सैंपलिंग है। सैंपलिंग का जहां तक सवाल है, इसमें जो भी खामियां हो सकती हैं, इसको अगर हम प्रतिशत में आके तो 2% कम या 2% ज्यादा हो सकती है। सैंपलिंग इसको इस बात से कतई मत जोड़िएगा कि 2% सीट इधर उधर, अगर आप अपने मन में इसको कैलकुलेट करने लगे हों। जहां संभव हुआ महिला वोटर्स से और महिलाओं से बात की गई है। महिला वोटर्स से और महिलाओं से बात की गई है। इंटरव्यू में, यानी कि जो बातचीत का तरीका है उसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो बहुत अहमियत रखती हैं। जो प्रोसेस रहा है, जो तरीका रहा है, उसमें जो गिनती का आधार रहा है, उसके भी 3 मुख्य पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। वो एक स्थानीय रुझान जो किसी क्षेत्र में होता है, किसी रीजन में होता है, उसके हिसाब से है। क्यूब लॉ और जो वोटों का डिवीजन होता है, जो बंटवारा होता है, उसके हिसाब से है। और इसके लिए हंसा रिसर्च ग्रुप का जो सर्वे है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमारे लिए रिसर्च किया। मैं आपको एक अपने बहुत ही खास पैनल से आज मिलाता हूं जो 2 घंटे हमारे साथ रहेंगे। हम बारीकियों को इनके साथ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुमार केतकर साहब मुंबई से जुड़ रहे हैं, जो कि आप सब जानते हैं चीफ एडिटर हैं मराठी डेली जो भास्कर ग्रुप का है उसके हैं। श्रवण गर्ग साहब है हमारे साथ जो चीफ एडिटर है नई दुनिया के। हमारे साथ अशोक दास साहब जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हंसा रिसर्च के। शुरुआत में इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर आलोक मेहता मौजूद हैं जो कि एडिटर है गवर्नेंस नाउ के। ओम थानवी साहब है जो कि एडिटर है जनसत्ता के। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब है जो कि एक बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राकेश सिन्हा जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और केवी प्रसाद साहब हैं जो बहुत लंबे वक्त से देश की सियासत को देख रहे हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले मैं जाऊंगा अशोक दास जी आपके पास। जब हम इस बात पर जोर देते हैं कि 2 लाख का सैंपल साइज है, हम मूलतः क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक्सप्लेन करिएगा। नहीं, बेसिकली जितना ज़्यादा सैंपल साइज रहेगा, अगर सैम्पलिंग ठीक से हुआ है तो सैम्पलिंग जितना ज़्यादा साइज़ जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा पोल में। तो हम लोग इस बार जो कर रहे हैं ये एक्चुअली 3 फेज़ में है। फर्स्ट फेज़ जिसका रिजल्ट हम लोग आज और कल आप दिखा रहे हैं, इसमें आपने जैसे बताया 46,571 यानी कि 46,751 सैम्पल साइज अब आज रिपोर्ट किया जा रहा है, आज और कल। इसके बाद सेकेंड फेज़ में भी फिर लगभग 46,000 का फिर सैंपल होगा जो अर्ली अप्रैल में दिखाया जाएगा। और इलेक्शन के बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जाएंगे जहां पे फिर 1 लाख सैंपल का वो एग्जिट पोल या पोस्ट पोल सर्वे किया जाएगा। और साथ में एक और खूबी है कि
जिस लोगों को हम लोग बात कर रहे हैं सब फरवरी में हमने किसी को इंटरव्यू किया, लेकिन इलेक्शन का दिन जब आएगा अप्रैल में या मई में, तब तक हो सकता है कि लोगों ने अपना मत बदल दिया हो। तो इसको समझने के लिए हम लोग जिसके पास पहले जा रहे हैं, मिल रहे हैं उनके घर पे जाके, उनसे हम लोग फिर उसमें से काफ़ी संख्या में 15-20 हज़ार लोगों से हम लोग फिर फ़ोन पे बात करेंगे कि उनका कोई मत में चेंज हुआ है कि नहीं, सो दैट द लेटेस्ट जो उनका जो मत है वो हमें मिल सकता है। तो इस तरह से ये 3 फेज़ में ये 2 लाख से ऊपर का सैंपल होगा। आज के प्रोग्राम में और कल के प्रोग्राम में हम लोग जो दिखा रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं, इसमें 46,751 सैंपल पे किया जाएगा। ये काफ़ी बड़ा सैंपल है और जैसे हमने बताया कि सैंपल साइज पे एक्यूरेसी डिपेंड करता है। आप अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे तो इतने सैंपल पे तो शायद एरर कैलकुलेट करेंगे रैंडम सैंपल का तो 1% से भी कम रहेगा। आप कोई बड़े स्टेट में जहाँ 3-4 हज़ार का सैंपल होगा वहाँ भी एरर 2% से +-2% में ही रहेगा। ये आपका रैंडम एरर है। ऑफ कोर्स इसके बाहर भी कुछ एरर हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी से हमने बात करना की इच्छा है, हमने सैम्पलिंग किया किसी को लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई तो उसके लिए भी एरर हो सकता है। तो टोटल एरर आप समझ लीजिए कि 3% के आसपास तक जा सकता है एक सर्वे। 3% के आसपास एरर जा सकता है। हमारे साथ बने रहिएगा। हम सीधे अब चलेंगे कर्नाटका की तस्वीर देखने के लिए। बहुत सारे प्रदेशों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सबके लिए हमारे पैनलिस्ट बहुत एक्सपीरियंस एडिटर्स और जर्नलिस्ट हैं, इसलिए हम समझते हैं कि वो लोग बहुत तेजी से प्रतिक्रियाएं अपनी तरफ से देंगे। अब आप कर्नाटका की तस्वीरों को देखिए। जो सीटों का पूर्वानुमान अनुमान लग रहा है, ये इंडिकेशन है, आप सब लोग समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 20 सीटों का लग रहा है, 20 सीटों का बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 6 सीटों का और जेडीएस जो जनता दल सेक्युलर है उसके लिए 2 सीटों का। तो ये बहुत क्लियर तस्वीर है। अब अगर आप वोट शेयर को देखें और उसके प्रतिशत को समझने की कोशिश करें तो ये 44% है भारतीय जनता पार्टी के लिए, 44%, 44% है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिए ये दिलचस्प है थोड़ा सा यहाँ पर देखना, ये 38% है कांग्रेस के लिए और 11% है ये जनता दल सेक्युलर के लिए। साथ में आपको बिल्कुल स्पष्टता नजर आ रहा है कि किसके लिए ये आंकड़े कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ये कुल मिलाकर कर्नाटक की तस्वीर है। मैं सबसे पहले केवी प्रसाद आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा यहां पर येदियुरप्पा फैक्टर को ध्यान में रखते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई, मोरालिटी के इशू पर आप आ गए साहब, भ्रष्टाचार पर आप कैसे राष्ट्रीय स्तर पर रेस करेंगे कि अगर आपने येदियुरप्पा को वापस ले लिया। फिलहाल बीजेपी पर इसका असर नेगेटिव होता नहीं नजर आ रहा। एक तो ये है कि जब आपका सैम्पलिंग हुआ था, क्या उस वक्त तक ये फैसला हो चुका था कि येदियुरप्पा पूरी तरह पार्टी में आ गए थे? तो वो एक इश्यू है जो मैं इस वक्त आपसे पूछना पाऊंगा। साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अब से लेकर, जैसे आपके जिन्होंने सैंपल किया उनकी अपना बयान था कि अब से लेकर आगे तक क्या परिवर्तन हो सकता है मतदाताओं के मन में। इसको जैसे हम अंग्रेजी में, इंडियन पॉलिटिक्स में फेंस सिटर्स की तरह कहते हैं या अमेरिका में कहते हैं द मिडिल ग्राउंड। तो ये किस तरफ शिफ्ट करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या परसेंटेज है इस वोट का, क्योंकि बहुत जल्द अगर आपने कांग्रेस की सरकार बनाई है कि कर्नाटक में, तो इतने जल्दी इतना परिवर्तन हो गया है। तो यही पॉइंट में पूछना चाह रहा था, यही पॉइंट। आलोक मेहता, आउन थामनी पूछूं आप लोगों से एक क्विक रिएक्शन में। कुमार केतकर साहब के पास जाऊंगा। कर्नाटका की तस्वीर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी है और फिर बीजेपी की स्थिति इतनी बेहतर नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो मॉडर्न शहर है बेंगलोर, और जिस ढंग से मोदी की आपने रैली का ध्यान दिया हो तो उसने एक बड़ा इम्पैक्ट तो वहाँ किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ औद्योगिक इस तरह के शहर हैं वहाँ पर आपको आम पार्टी का असर नहीं दिखाई दे रहा है। पहले हम लोगों को लगता था कि इसमें आपके इसमें भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वरना लगता था कि शायद उसका असर होगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार में, और आप जानते हैं SM कृष्णा रहे, दूसरे नेता रहे, माइनॉरिटी के लिए भी रहमान खान भी पूरी तरह से, उनको भी पूरे पावर कभी मिले नहीं। तो माइनॉरिटी के लिए जितना करना चाहिए था कांग्रेस शायद नहीं कर पाई। इसलिए मुझे लगता है कि आपका सर्वे काफी हद तक लगता है कि बीजेपी ने अपना एक बना कांग्रेस लिया के है। बेहतर करने के बाद मैं सबसे थोड़ा तेजी से कमेंट्स लेता रहूंगा। कर्नाटक में भाजपा की जितनी स्थिति पहले थी, जी देखिए, कोई हम सोचते हो कि येदियुरप्पा की वजह से बहुत खराब हो जाएगी, ओवरऑल जो उसकी छवि थी उसके ऊपर ठेस लगी, और वो ठेस जो है वो और जगहों पर भी हम उसको मापेंगे, खाली आप कर्नाटक के अंदर उसको नहीं तत्काल माप सकते हैं। हाँ। लेकिन कांग्रेस जो है उसने क्या किया है,
अब तक जो है सवाल एक की विफलता का नहीं है, दूसरे की सफलता का भी है। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल, कांग्रेस की क्या सफलता है? जो पॉइंट ओम थानवी कह रहे हैं उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए विधानसभा और लोकसभा का फर्क, क्योंकि कांग्रेस की लोकसभा में लगातार लोकप्रियता की स्थिति बहुत खराब है, तो विधानसभा में लोकसभा और उसका फर्क। हम लोग जरा पिछले विधानसभा चुनाव को याद करें। जी, किसी पोलस्टर को या किसी विश्लेषक को ये उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होगी कि 200 में से 20 सीटें भी नहीं आएंगी। असल में हो ये रहा है कि ये जो आने वाला चुनाव है ये राज्य के मुद्दों पर कम और एक ओवरऑल नेशनल पर्सपेक्टिव में ज्यादा लड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बतौर सरकार के, बतौर पार्टी के कर्नाटक में जैसा भी रहा हो, आपका पोल, हालांकि मैं इस नतीजे से बहुत संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन आपका पोल जो इंडिकेट कर रहा है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोग इस समय राज्य सरकार के काम पर राय नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोग नेशनल प्रोजेक्शन के बारे में राय दे रहे हैं। और इसीलिए येदियुरप्पा का भी बीजेपी में आना एक तरह से इररिलेवेंट हो गया। इररिलेवेंट हो गया। राकेश सिन्हा जी, उसके बाद में कुमार केतकर साहब के पास जाना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है दो बातें इसमें हैं। हाँ। पहली बात तो ये है कि जब कर्नाटक में सरकार बनी और जिस भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई, इन महीनों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा, नॉन परफॉर्मेंस की सरकार रही है। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता तो यह रिजल्ट नहीं आता। एक दूसरी बात है, इस चुनाव में साफ ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। जहां तक येदियुरप्पा फैक्टर की बात है, जिसको बार बार उठाया जा रहा है, इसको ओवर प्ले किया जा रहा है। ठीक है, वो येदियुरप्पा ईमानदार हैं, बेईमान हैं, ये सब बहस चलती रहेगी, बहस चलती रहेगी। लेकिन वहां की जनता को ये मालूम है कि येदियुरप्पा को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। यदि उस आधार पर क्लीन चिट को भी यदि आप पुरुषोत्तम अग्रवाल की उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इररिलेवेंट नहीं, मैं तो कहता हूं कि अप्रैल आते आते लिंगायत वोट का पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब पूरी तरह से हो जाएगा तो ये आंकड़े और भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ेगा। ठीक है, ये ठीक, हाँ, इससे ही सहमत नहीं। हाँ, उससे कुमार केतकर, कांग्रेस सरकार बनाती है कर्नाटका में और हमारे अभी के इशारे और प्रोजेक्शन ये बता रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति येदियुरप्पा के वापसी के साथ साथ बहुत बेहतर होती है कर्नाटका में। आपके हिसाब से क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है कर्नाटक में करप्शन का जो मुद्दा येदियुरप्पा के नाम के साथ जुड़ा गया था, वो इशू अभी कर्नाटक में नहीं है। जब चर्चा है केंद्रीय सरकार की और राज्य सरकार की नहीं। जब केंद्र में सरकार बन रहा है तब येदियुरप्पा का सवाल नहीं है, केंद्र में किस तरह का सरकार बनेगा। अभी मुझे नहीं लगता वो मतदारों को ऐसा विश्वास हो रहा है कि यूपीए की सरकार बनेगी और उसमें कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस तरह का विश्वास लोगों में नहीं है। और राज्य सरकार का परफॉर्मेंस और येदियुरप्पा का पार्टिसिपेशन, ये इश्यूज मुझे लगते हैं मतदारों के दिल में इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कौन केंद्र सरकार बनाएगा इसके ऊपर है। और अभी उनको लगता है, शायद ये आंकड़े सच हो तो, अभी उनको लगता है कि बीजेपी सरकार बना सकेगी और शायद मोदी प्रधानमंत्री बन सकेंगे। तो अब अपना जो रवैया है वो उस तरह हम दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा तरह की सीटें, 20 सीटें तक बीजेपी जाएगी। लेकिन एक ये जरूर सच हो सकता है, इतना बड़ा सैंपल अपने लिया है तो, कि ये जो ट्रेंड है ये मेजर ट्रेंड है, ये सरप्राइजिंग ट्रेंड है कांग्रेस के लिए, शॉकिंग ट्रेंड है। और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी ये शॉकिंग बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी भी ये मान रही थी कि हमको 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। मैं बहुत बीजेपी के लीडर्स के साथ भी बात किया हूं और उनको भी लगता था उनकी 10 से ज्यादा नहीं जाएगी। तो जितना शौक कांग्रेस को हारने का होगा उतना ही शौक बीजेपी को जीतने का भी हो सकता है। बहुत दिलचस्प, जितना शौक कांग्रेस को हारने का होगा। श्रवण गर्ग, अगर ये तस्वीर, ये तो इशारे हैं, अगर तस्वीर सही बैठती है तो जैसे कुमार केतकर कह रहे, जितना शौक कांग्रेस को हारने का होगा कर्नाटका में उतना ही शौक बीजेपी को जीतने का हो सकता है, अगर ये असली आंकड़े, आखिर आंकड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं होगा बीजेपी के लिए एक रियलिटी है कर्नाटका में, जैसे कि राजस्थान में और दिल्ली में दिल्ली की सरकारों ने परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं वहां वोट पड़े हैं। केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा शीला दीक्षित को और गहलोत को उठाना पड़ा। परफॉर्मेंस के आधार पर अगर होता तो शायद वहां पर इस तरह की हालत नहीं होती जैसा दिल्ली में और राजस्थान। कर्नाटक में भी अगर सफर करेगी वहां की कांग्रेस सरकार तो वो उसका मेजर रीजन, जो बड़ा कारण रहेगा वो केंद्र के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो पूरे देश में चल रही है
वो रहेगी। तो उस हिसाब से ये जो आपके ओपिनियन पोल का जो नतीजे हैं वो काफ़ी रियलिटी के नज़दीक हैं। और येदियुरप्पा अब इस समय गौण हो गए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे दागियों को सारी पार्टियां ले भी रही हैं और छोड़ भी रही हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं रहा कि कौन किस में आ रहा है और कौन किस में जा रहा है। अगर बिहार में भी वो सब हो आप रहा सब है, लोगों को, आप सारे इस पैनल को एक और दिलचस्प चीज दिखाना चाहूंगा मैं यहां पर। अगर भारतीय जनता पार्टी, अब तो अगर ही हो गया, और येदियुरप्पा अलग होते तो क्या तस्वीर होती, जरा इस पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। अगर बीजेपी और येदियुरप्पा अलग होते, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, बीजेपी की 4 सीटें होती, जो शॉकिंग फैक्टर कुमार केतकर ने कहा, जो डिसएग्रीमेंट पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब ने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें होती, कांग्रेस की 20 सीटें होती, तकरीबन उलट स्थिति, और जनता दल सेक्युलर की 3 सीटें होती। यानी कि राजनाथ सिंह का फैसला येदियुरप्पा को, अगर वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में रेलेवेंट नजर आ रहे हैं, तो राजनाथ सिंह का फैसला उनको वापस लाने का, अगर ये तस्वीर ऐसी रही तो सही साबित होगा। राकेश सिन्हा मुस्कुरा रहे, क्विक कमेंट आपसे। देखिए, मैं जो कहना चाहता था कि ये येदियुरप्पा फैक्टर इसलिए काम करता है कि दोनों का वोट बैंक कॉमन था। हाँ। और छोटी छोटी मार्जिन से उसका लाभ कांग्रेस को होता है, वोट बढ़ता है और कांग्रेस छोटी छोटी मार्जिन से चुनाव जीत जाती है, 20 स्थान उसको मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि येदियुरप्पा के आने के बाद ये वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। उसका कारण सिर्फ जाति फैक्टर नहीं है, वहाँ संघ का काम, संघ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत काम है। दक्षिण में वो सैफरन द्वार है और उसको नकारना बहुत ही गलत साबित हो रहा है लोगों का। जो लोग यथार्थ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, वस्तुतः ये भारतीय जनता पार्टी के आने के यथार्थ को नहीं स्वीकार करने के लिए इफ एंड बट लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यथार्थ को हम सब आहिस्ता आहिस्ता स्वीकारेंगे। अभी हम एक राज्य पर है। पुरुषोत्तम अग्रवाल, एक कमेंट आपसे, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प है कि अगर अलग होते तो पूरी तस्वीर उलट पुलट हो जा रही है। देखिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बहुत रोचक स्थिति है वो ये है कि ये पार्टी अमूमन, और ये पहले भी हो चुका है, जब आपने सत्ता हासिल करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए अपने 3 कोर इशूज बैक बर्नर पर रख दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की सफलताओं का एक कारण ये भी है कि ये अपने इशूज और अपने द्वारा उठाए गए इशूज के प्रति बहुत ही फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखती है। आप भ्रष्टाचार के सवाल पर केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन करते रहे, और अब आपको लग रहा है कि सत्ता को हासिल करना है किसी भी कीमत पर, तो भ्रष्टाचार के सवाल पर आप ठीक वैसी ही टेक्निकल पोजीशन ले रहे हैं जैसी कांग्रेस वाले लेते रहे कि जब तक साहब कन्विक्शन नहीं हो जाए, जब तक साहब फाइनल कन्विक्शन नहीं हो जाए, कैसे आप भ्रष्ट मान लेंगे? तो आप परसेप्शन का सवाल नहीं महत्वपूर्ण। मैं आऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का इश्यू सिर्फ एक राज्य पर लागू नहीं होता, ये तो व्यापक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं। कुमार केतकर, आपका कमेंट इस ग्राफिक पर जो हम अभी दिखा रहे थे कि अगर येदियुरप्पा अलग होते तो बिल्कुल स्थिति पलट जाती। तो एक तरह से आप जो कह रहे हैं कि एक्चुअली रेलेवेंस येदियुरप्पा की, उनका औचित्य बीजेपी से जुड़कर बीजेपी को ज्यादा फायदा दे रहा है, अलग होकर बिल्कुल फायदा नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी को। ये ऐसा आपके सैंपलिंग में दिख रहा है, लेकिन येदियुरप्पा ये फैक्टर नहीं है ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि बहुत सारी, जैसे महाराष्ट्र में मराठा कास्ट किस तरह जा रही है इसके ऊपर डिसाइड होता है मतदारों का कौल, उसी तरह यहाँ लिंगायत लोग कहाँ है और वोकलिगा कहाँ है इसके ऊपर होता है। ये सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, ये सवाल गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का नहीं है, ये सवाल मोदी पंतप्रधान है या नहीं है, ये भी अकेला सवाल नहीं है, फिर भी मोदी का सवाल हो, लेकिन लिंगायत और वोकलिगा किस तरह वोट करते हैं और करेंगे इसके ऊपर है। इसी के लिए आपको इस आंकड़े नजर में आ रहे हैं। जब येदियुरप्पा गए, जब वो गए तब ऐसा मतलब नहीं था कि सब लिंगायत लोगों ने येदियुरप्पा को दूर कर दिया था। उनको लगा कि एक आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। जैसा मैं अभी यहाँ बैठ के कह सकता हूं कि अशोक चव्हाण शायद नांदेड़ में लड़ेंगे, मोस्टली वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अशोक चव्हाण नांदेड़ में लड़ेंगे महाराष्ट्र में, तो नांदेड़ में वो बहुत बड़ी संख्या के डिफरेंस से इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो स्थानिक लोग रहते हैं उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि उनके नेताओं के ऊपर अन्याय हुआ है ये भ्रष्टाचार के आरोप से। तो ये कर्नाटक और भ्रष्टाचार की तस्वीर थी। दिलचस्प, इससे मैंने कहा भ्रष्टाचार और इस तरह के मुद्दे कोई खाली कर्नाटक तक सीमित नहीं, इनका बहुत बड़ा व्यापक इन चुनाव में बड़ा असर होने वाला। अब हम बढ़ते हैं एक और बहुत दिलचस्प राज्य की तरफ। जयललिता उस पर राज कर रही हैं तमिलनाडु। हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या डीएमके की पकड़ वहां पर
वापस मजबूत होगी। अब जरा ये तस्वीर देखिए, इसके हिसाब से AIADMK 27 सीटें हासिल करती है। 27 सीट्स फॉर AIADMK, 27 सीटें, 18 सीटों के फायदे पर आती है। DMK को 10 सीटों का नुकसान। करप्शन, जैसे मैंने बार बार कहा, कोई खाली कर्नाटक तक सीमित मुद्दा नहीं, यहां पर भी एक करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है। दोनों तरफ से हमारे सारे पैनलिस्ट इस बात को जानते हैं। अन्य के लिए 2 सीटें और 10 का नुकसान। केवी प्रसाद, मैं आपसे शुरू करूंगा। इस राज्य को आप समझते हैं, ये क्या ये तस्वीर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जयललिता और AIADMK की जो अपनी अंदरूनी उनकी कैलकुलेशंस थी, वो 26 सीटों को लेकर चल रही थी अपनी तरफ से। हाँ, तो अगर ये 26 का आप 27 ठहरे हैं, तो उनके हिसाब से उनका अपना जो आंकलन चल रहा था, आज से कोई 1 महीने पहले पूर्व बात बता रहा हूँ मैं, जो बातचीत होती रही नेताओं से इस बीच, तो ये एक तो अच्छा खासा है। और खासकर एक याद रहे, DMK में बिखराव है, क्योंकि भाइयों के बीच में वहाँ फूट है, सरेआम साफ आ गई ये बात। जो फैमिली का जो परिवार की जो पूरे झगड़े हैं DMK और के। ऐसे में AIADMK ने कंसोलिडेट किया है, और इतना किया है कि उन्होंने लेफ्ट के साथ तालमेल रखने के बाद उसको तोड़ दिया। तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं आने वाला था, मैं यही सवाल पूछने वाला था आपसे। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो साफ दिख रहा है कि AIADMK अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इस चुनाव में वो DMK को काफी नीचा। आलोक मेहता, इतिहास रहा है तमिलनाडु अगर किसी के लिए अच्छा होता है, इतने सालों से मैं देख रहा हूं, उसको एनालाइज कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा होता है, सिर्फ अच्छा नहीं होता। तो फिलहाल ये जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, इसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। 18 लोकसभा सीटों का फायदा जयललिता के लिए। और ज्ञान जी, आपको याद होगा, आरोप तो जयललिता जी पर भी रहे थे। हाँ, सही बात है। भ्रष्टाचार के, जैसे मैंने बार बार कहा, हम जैसे मुद्दा ही बिल्कुल नहीं सी है। बात है, हम जैसे जैसे राज्यों से गुजरेंगे, भ्रष्टाचार सारी सियासत का मुद्दा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद भी चूंकि राजा और जो केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस, और आप तो कहिए सबसे बड़ी बात, आप देखिए आपके उसमें कांग्रेस का नाम नहीं दिख रहा है। हाँ। चिदम्बरम देश के इतने एक बार सफल, बाद में आप विफल जो भी कहें, हाँ। लेकिन उनको इतना बड़ा वित्त मंत्री माना जाता रहा वर्ल्ड बैंक से लेके और यहाँ तक। और उनकी विफलताएं ये कि वो भी शायद अभी तक तो आया नहीं घोषणा, लेकिन वो चुनाव लड़ने की स्थिति भी नहीं है। वो खुद ही कह रहे हैं कि भैया मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। 27 सीटें जयललिता को मिल रही हैं और 18 सीटों का फायदा, तो मुझे नहीं पता कितने लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं तो जयललिता तमिलनाडु से। का जीतना भी इसीलिए साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि DMK बिल्कुल बुरी तरह से बटी हुई है, उनके लोग भी नाराज हैं और भ्रष्टाचार के आरोप से अब उसके प्रति जरूर उंगली उठा रहे हैं। ओम थानवी, क्या जयललिता बदली हुई सियासत में, कोई नए कॉम्बिनेशन की सियासत में, असंभव चीजें तो हो ही जाती हैं सियासत में, आप सब जानते हैं, क्या बड़ा सपना देख सकती है? नहीं, असंभव तो है ही नहीं शुरू से। देखिए, ये तो और अभी बड़ा सपना मतलब सीधे प्रधानमंत्री वाला मैं सपना। उसी की बात कर रहा हूं कि उस बात को तीसरे मोर्चे में तो जो नाम आगे चल रहे हैं उनका नाम था। और जब कराच जाकर के उनसे मिले हैं तमिलनाडु में, उस वक्त तो ये बात बहुत आगे आने लगी कि ये, क्योंकि ये जो अभी प्रसाद जी ने जो ठीक कहा कि आपका सर्वे अभी आया है, और ये मोटे तौर पे अंदाज तीसरे मोर्चे वाले लगा रहे थे कि AIADMK की ताकत जो है वो किस अंदाज में बढ़ने वाली है, और उसी अंदाज में लोग जयललिता का नाम प्रधानमंत्री के तौर पे लेने लगे थे। अब ये जो बात है कि किस तरह के टिकट उन्होंने दिए DMK ने, उसकी भूमिका है, या वहाँ ज्यादा भ्रष्ट लोग उसमें हैं। लेकिन एक और चीज है जो मैं अभी गया था चेन्नई, मैंने खुद महसूस किया कि वहाँ लोगों में शासन को लेकर के भी जो है वो छवि अच्छी है जयललिता की, वो उसके खिलाफ नहीं है। बड़ा सपना पुरुषोत्तम, आमतौर पर बड़ा सपना देख सकती है जयललिता। 27 सीटों पे क्यों नहीं देख सकती? क्यों नहीं देख सकती और क्यों नहीं देखना चाहिए? और क्यों नहीं देखना असल चाहिए? में सही बात है। जयललिता पहले ही कह चुकी हैं कि अब समय आ गया है कि भारत का प्रधानमंत्री तमिलनाडु का हो। वो तो सपना देख रही हैं। और असल में उनके साथ जो सपना लेफ्ट वाले अपना जोड़ना चाहते हैं, ये लेफ्ट की एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि आपके पास अपनी कोई ताकत है नहीं। वो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के हिसाब से इसको PM बना देंगे, उसको PM बना देंगे। तो अगर जयललिता को PM बनना ही है तो उन्हें लेफ्ट से बेहतर साथी मिल जाएंगे। उनकी ये उम्मीद है, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जयललिता सपना देख रही है राकेश जी, तो फिर मोदी की मित्रता का क्या होगा? देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि इस सर्वे में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आया है, देखिए सीट तो बीजेपी को मुझे संभावना लगती है 1 मिल जाए 2 मिल जाए, अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटों का परसेंटेज है वो कांग्रेस के बराबर हो गया 8%। ये बीजेपी की एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता ये दिखाता है कि जो सैफरन रिसर्जेंस है वो तमिलनाडु तक जा पहुंचा, जो एक बड़ा डिटरेंट था बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा डिटरेंट था। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन दो में से एक पार्टी 1999 के अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव में आप लोगों का न सिर्फ प्रतिशत बेहतर था, आपको एक सीट भी हासिल हुई थी। 8% नहीं था। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ
कि सपना तो नीतीश जी भी देख रहे हैं, ममता जी भी 200 भीड़ जुटा के देख रही हैं, जयललिता जी भी देख रही हैं। मुझे जो लग रहा है कि इस देश में अब तीसरे मोर्चे के सपने का समय समाप्त हो चुका है। हाँ भाई, मैं आप लोग बता दूं, मैं ऐसा कोई सपना नहीं देख रहा हूं, सिर्फ मेरे कार्यक्रम का नाम है न्यूज पॉइंट टारगेट 272। हाँ, कहीं तीसरे मोर्चे तक सीमित हाँ नहीं, है, मैंने ऐसा क्यों कहा माना मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, ये लोग सोचे कि कार्यक्रम का नाम है टारगेट। मैं ये कह रहा हूं कि जयललिता का सपना तीसरे मोर्चे तक सीमित है, ऐसा क्यों माना जाए? ठीक है। राजनीति में बहुत सी अकल्पनीय चीजें होती हैं, तो कुछ अकल्पनीय उस प्रसंग में कुमार केतकर, जयललिता की जो सिचुएशन हमारे अभी तक रुझान से नजर आ रही है, हमारी बातों से, 27 सीटें, कितनी बड़ी प्लेयर हो सकती हैं जयललिता? मुझे तो एक्चुअली लगता है, जैसा ओम धनविंद जी ने कहा, कि इससे भी ज्यादा जयललिता का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। हाँ। इसी के लिए उन्होंने थर्ड फ्रंट के साथ, मतलब कम्युनिस्टों के साथ अलायंस तोड़ दिया, और इससे भी ज्यादा सीटें बढ़ेगी तो मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री की दावेदार जरूर रहेगी। लेकिन और भी एक चीज इस पे दिखती है अब सब लोगों को कि बीजेपी और अन्ना डीएमके का अलायंस, जो सब लोग अभी रूल आउट कर रहे थे, वो अभी फिर से हो सकता है। कुमार केतकर, एकदम पॉइंट पर आप आए हैं। मैं आपसे माफी लेकर एक ग्राफिक दिखाना चाहता हूं, जरा AIADMK और बीजेपी का एक ग्राफिक आपको दिखाना चाहता हूं। अगर AIADMK और बीजेपी का गठबंधन होता है तो जरा आप तस्वीर देखिए सीटों की और वोटों की, यानी कि 34% जो है वो उनको राज्य की सीटें हासिल होती हैं। थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करेगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सरलता से बताने की। और वोटों का प्रतिशत जो है वो 53% हो जाता है। 53% वोट आपको जरूर हासिल होता है, लेकिन सीटों का प्रतिशत यहां से थोड़ा सा कम सा होता नजर आता है। तो जैसे जो बात अभी हम कर्नाटका को लेकर कर रहे थे कि येदियुरप्पा के आने से एक बूस्ट और तस्वीर बदल रही है, ये साथ होने से केवी प्रसाद कमेंट चाहिए आपका? याद कराना चाहूंगा कि डीएमडीके एक पार्टी जो कि बीजेपी के साथ है, और वो इस वक्त डीएमडीके और अन्ना डीएमके एक साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां की जो वहां पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन, जो इनके फैक्टर्स बनते हैं, तो आज की तारीख में बीजेपी के साथ अगर कोई बातचीत हो भी रही हो, मेरे ख्याल से ये पोस्ट इलेक्शन कोई पॉसिबिलिटी दिखती है, प्री इलेक्शन थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। लेकिन एक बात मैं जोड़ूं अभी, क्योंकि मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी बराबर, चैनल आप भी बराबर का देखते रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने पिछले, अभी नहीं 2 सालों से, आप देखिए मोदी के लिए जयललिता गई, जयललिता के लिए मोदी जाते रहे हैं। ये उन्होंने चैनल खोल रखा है, उन्होंने बड़ी सार्वजनिक तौर पर। और आप बीजेपी में और हमारे कई मित्र साथी कहते रहे हैं कि नहीं बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगी, लेकिन एनडीए में कुछ न हो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो मांग ही सकती है ना। और ये एक इस तरह के सौदेबाजी के लिए जयललिता और मोदी के बीच, और धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म की दृष्टि से भी आप देखें, सबसे ज्यादा मंदिरों में दान जयललिता देती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, चूंकि ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब एक और ग्राफिक आप लोगों को दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री की चर्चा हो गई, सपना सबको देखने चाहिए। अब ये देखिए तमिलनाडु में, जरा ध्यान से सब लोग देखिएगा, उसका श्रवण गर्ग जी से कॉमेंट लूंगा। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री तमिलनाडु वासियों के हिसाब से कौन होगा? 36% कहते हैं जयललिता, 33% कहते हैं राहुल गांधी, हालांकि कांग्रेस की तस्वीर ही यहां पर नजर आ रही है, और 30% कहते हैं नरेंद्र मोदी। श्रवण गर्ग जी, आपसे कमेंट नहीं ले पाए हो। 27 सीटों के प्रोजेक्शन पर जयललिता खड़ी है, और अगर तमिलनाडु की ओपिनियन ली जाए कौन होगा सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, तो वो नरेंद्र मोदी से तो शर्तियां आ गए हैं, वो राहुल गांधी से भी आ गए हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर तमिलनाडु में जिस तरह की सिचुएशन है, हो सकता है कि 39 में से 30 से ऊपर सीटें जयललिता को मिल जाएं, मतलब और ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहाँ पूरा का पूरा मामला एक तरफा है, कांग्रेस पूरी तरह से गायब है, और द्रमुक का वहाँ जिस तरह से हाल है और जिस तरह से उन्होंने टिकट दिए हैं, उससे लगता नहीं, मतलब काफ़ी जयललिता के लिए वहाँ संभावनाएं हैं। पर दूसरा जो प्रश्न आपने कहा उनकी पॉपुलरिटी को लेकर, तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए तमिलनाडु में तो बहुत पॉपुलर हैं, पर राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने को लेकर जिस तरह से उनकी पॉपुलरिटी कम हुई है देश में, उसको लेकर यह माना जा सकता है कि उनकी स्वीकार्यता 36% सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में तमिलनाडु में तो हो सकती है, पर देश में
उतनी उनकी प्रसिद्धि नहीं है, उनको मतलब ठीक है, देश देश स्वीकार में करेगा। उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं हो सकती। तमिलनाडु में आप इस वक्त देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन तमिलनाडु में पोल, और हो इसलिए हम सकती कह है, रहे हैं और क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट ने आपको समझाया था कि सैंपल साइज जो है वो बहुत अहमियत रखता है और एक बहुत बड़े पैमाने का सैंपल साइज। अब हम जयललिता की बात कर रहे हैं तो एनडीए के समय में समता ममता जयललिता, ये बड़ा दर्द भरा इक्वेशन था एनडीए के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब जरा पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी की तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। 32 सीटों पर है ममता बनर्जी, 13 सीटों का फायदा है, मतलब बहुत ही बेहतर, अच्छी और जबरदस्त स्थिति में है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। 13 सीटों पर का फायदा है, 32 सीटों पर है। लेफ्ट के लिए सिर्फ 9 सीटें हैं और 6 का उनको नुकसान है। 6 सीटों का वामपंथियों को पश्चिम बंगाल में नुकसान है। कांग्रेस का बहुत स्पष्टता देख रहे हैं, 1 सीट पर है और 5 का कांग्रेस को नुकसान है, यानी कि 42 में से 10 सीटें कम करके 32 सीट, मुझे नहीं पता परसेंटेज में, प्रतिशत में क्या होगा, 70-75% परफॉर्मेंस, लेकिन 42 में से 32 सीटें हैं ममता बनर्जी के लिए इस समय के पश्चिम बंगाल में। राकेश सिन्हा, मैं आपसे शुरू करूंगा। देखिए, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग इस चुनाव में एक फैक्टर लग रहा है, कांग्रेस का जो डिक्लाइन हुआ है और बीजेपी का इमरजेंस। एक तो लग रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक दावेदार हैं। विभिन्न राज्यों में जयललिता जी ने और ममता जी ने एस्पिरेशन शो कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ, मैं आऊंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि वो जो एस्पिरेशन वाला फैक्टर है, अगर उसमें जयललिता आती है तो उसमें ममता बनर्जी भी आती है। पूरा करूं, इन दोनों राज्यों में आप देखेंगे थोड़ी एथनिक आइडेंटिटी के प्रति लोगों का आकर्षण है, वो जातीय नहीं, एथनिक आइडेंटिटी। मैं बंगाली अस्मिता है, वहाँ तमिलनाडु में आप देख ही रहे हैं। इसके कारण थोड़ा वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है। आप देखिए कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है, आप लेफ्ट पार्टी को, कांग्रेस को 5 सीटों को और लेफ्ट पार्टी को भी लगभग 6 सीटों का नुकसान हो रहा है, या 9 सीटों, 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट नुकसान है। और ममता बनर्जी के खिलाफ जो लेफ्ट ने जितना प्रोपेगेंडा किया, उसका कोई असर ममता बनर्जी पर नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वोट 32 सीटों का प्रोजेक्शन, अगर लेकिन मुझे मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि अगर ये कुछ सीटें कम भी होती है ममता बनर्जी की, तब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। भारतीय जनता पार्टी को शासन वाला फैक्टर काम करता है जी, और एंटी इनकम्बेंसी, जी बिल्कुल सही बात है कि शासन के खिलाफ एक माहौल विवाद भी बनता है, है। भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर भी आए हैं, उनके मंत्रियों पर। आप जाइए शारदा समूह, उसको लेकर हाँ, के जो जितना पूरा ये सारे विवाद उनके हुए, फाइनेंसिंग का नेताओं पर। मसला था इस तरह की कंपनियों का। क्या क्लिक कर रहा है ओम थानवी ममता बनर्जी के लिए, क्या चल रहा है उनके हक में? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप कुछ मंत्रियों पे होंगे, लेकिन उनकी अपनी जो छवि है और शासन की कुल मिलाकर जो छवि है, वो छवि उतनी उल्टी नहीं है। वरना तो जो है वो लेफ्ट को इस तरीके से वहां की जनता खदेड़ भी नहीं सकती थी। और ये जो आत्मविश्वास उनका है, वो आत्मविश्वास वैसा ही है जैसा आत्मविश्वास जयललिता का नजर आता है। आपसे और दिल्ली पुरुषोत्तम आकर अग्रवाल के से सबसे पूछना चाहूंगा कि जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, फर्क थोड़ा सा हमें समझने की सबको जरूरत है कि राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की परिधि, दायरा, सोच, सियासत अलग होती है, लेकिन आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक रीजनल पार्टी के नेता हैं, तो उम्मीद ये करी जाती कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आप पर असर डालेगा। ये कतई नहीं हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। हो, देखिए लेफ्ट पार्टी से कितना ज्यादा लोग दुखी रहे थे, अब लगातार 30-40 तो वो राज कतई करने भी का उनकी वो तरफ आकर्षित नहीं हुआ हाल के दिनों में। अभी तक लोगों के कांग्रेस पास की तरफ जाएंगे नहीं। 2 चीजें हैं, एक तो ये कि लोकसभा का चुनाव है, तो कसौटी पर केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार नहीं है। ठीक है, तो आप उससे बच गए। दूसरी ओके। बात यह है कि जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, इसे आप चाहें तो एक ढंग से लेफ्ट की उपलब्धि कह सकते हैं कि लेफ्ट ने पिछले 30-40 साल में ऐसा शासन चलाया है कि पिछले साल 2 साल में ममता बनर्जी ने कई तमाशे किए, कई गलत चीजें हुई, कई तरह की गैर रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेवार वक्तव्य उन्होंने दिए, और उसके बावजूद उनकी लोकप्रियता घटने की बजाय बढ़ रही है। तो ये एक तरह से लेफ्ट के शासन को भी क्रेडिबल, एक तरह की मतलब लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है कि आपने शासन ऐसा लेफ्ट चलाया हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कि एक लेफ्ट हैंडेड। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं अभिज्ञान, कि आप ये देखें
कि ममता तो अखिल भारतीय बनने की कोशिश कर रही हैं। वो नई दिल्ली में भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही हैं। उनकी रैली भले ही फ्लॉप हुई हो, लेकिन वो एक सिंबॉलिक उसका रैली महत्व था फ्लॉप कि नहीं भाई उनकी रैली महाफ्लॉप हुई। वॉट एवर, लेकिन दिल्ली में रैली करने की सोची, ये महत्वपूर्ण, सोचना महत्वपूर्ण ये नहीं महत्वपूर्ण, कहा था। ठीक है। ये महत्वपूर्ण। मैंने ममता अब अपने आप को केवल कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली में एक प्लेयर के मैं पीएम वाले पॉइंट पर आ गया, इसीलिए मैं उसके बाद श्रवण गर्ग और कुमार केतकर का रिएक्शन लूंगा। इसको जरा अगर हम पूरे स्क्रीन पर, हाँ ये बिल्कुल आशीष जी का धन्यवाद। ममता बनर्जी, अब आप देखिए 43%, ये राज्यों में इनके बारे में पूछा गया है। जरा सा भी इसको असमंजस में मत आइएगा कि अगर जयललिता के बारे में पीएम बनने की तस्वीर पूछी गई तो वो तमिलनाडु के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से नहीं, तो कंफ्यूज मत करिएगा इसको कतई भी, ये राष्ट्रीय तस्वीर नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग 43% मानते हैं ममता बनर्जी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री बनेंगी। राहुल गांधी 29% लोग मानते हैं और नरेंद्र मोदी 28% लोग मानते हैं। दो ऐसे राज्य हैं जहां पर 3 की लिस्ट में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आए। इस फैक्टर पर भी हम आएंगे। श्रवण गर्ग, ममता बनर्जी की ना लोकप्रियता कम हो रही है, कितनी जयललिता की तरह इंपॉर्टेंट प्लेयर ममता बनर्जी हो सकती हैं? देखिए, जयललिता की तरह इम्पोर्टेंट हैं और वो भी वैसे ही काम कर रही हैं, उसी तरह से कर रही हैं जैसे जयललिता कर रही हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप तमिलनाडु की और बंगाल की दोनों की सीटों को मिला लें, 81 सीट्स, तो भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर गायब आप बता रहे हैं। पहला फैक्टर तो ये आप बता रहे हैं कि 2 प्रमुख राज्यों और 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आप पूरी तरह से 0 दे रहे हैं। हालांकि राकेश जी कह रहे हैं कि 8% वोट्स जो मिल रहे हैं उनको तमिलनाडु में, उसको वो उपलब्धि मान रहे हैं, और बंगाल में भी आप बता रहे हैं 10% वोट्स मिल रहे हैं, तो उसको भी उपलब्धि आप मान सकते हैं। दूसरी चीज ये जो आपने बताई कि दोनों स्थानों पर प्रधानमंत्री पद के लिए, मतलब स्थानीय नेता के अलावा ममता और जयललिता के बाद जो लोकप्रियता है वो राहुल गांधी की बन रही है। मतलब ये काफी इम्पोर्टेंट है कि ममता बनर्जी के बाद राहुल गांधी बंगाल में भी और जयललिता के बाद राहुल गांधी तमिलनाडु में भी लोकप्रियता प्रधानमंत्री पद के लिए प्राप्त करते हैं। तो ये उस चीज को निगेट करता है कि केंद्र के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में कोई असर है। और जी, बीजेपी के पक्ष में इस तरह का माहौल है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहां राहुल गांधी को कम प्रतिशत। श्रवण जी मैं आपको रोक रहा हूं, राकेश जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। राकेश जी मैं आपको भी रोक रहा हूं, मैं एक कमेंट में ये रिलेवेंट होगा। देखिए, अगर वहां लेफ्ट का कोई आदमी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्टेड होता है तो राहुल गांधी का परसेंटेज नरेंद्र मोदी से नीचे होता है। जो लेफ्ट के लोग हैं उनका पैथोलॉजिकल हेट जो बीजेपी के प्रति है, तो उन्होंने ममता को तो देंगे नहीं, वो ठीक है राहुल को दे रहे हैं। पॉइंट टेकन। आपने क्या क्या नाम पूछे थे प्रधानमंत्री के तौर हाँ, पर, जो और सर्वे उसमें से हुआ, क्या निकल गया? बिल्कुल सही ये बात है। महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उसमें अगर आप मोटा मोटी देखें अभी तक की तस्वीर, मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें राहुल गांधी है क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से चेहरा है, नरेंद्र मोदी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा है। ये 2 प्रमुख देश की और स्थानीय नेता। तो आप उस, लेकिन अब तक की तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, अब आप देखिए, अभी तक हमने आपको 3 स्टेट्स की तस्वीर बताई है, कर्नाटका, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। जो पॉइंट श्रवण गर्ग रख रहे थे, अब इसको जरा स्पष्टता से देखिए कि एनडीए के लिए 20 सीटें बनती हैं, और यह बात सही है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को अगर आप देखें तो इसमें कहीं पर भी कोई प्रमुखता से एनडीए फैक्टर नहीं नजर आ रहा है या बीजेपी फैक्टर नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस नुकसान पर जरूर है, लेकिन 2 ये क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी के और एआईएडीएमके यानी कि जयललिता के बहुत बड़ी ताकत और सियासी प्रोमिनेंस के साथ नजर आ रहे हैं।